नमस्कार दोस्तों, मैं एनआईजी के थ्रू इस वीडियो सीएमई प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। ये बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम तरह तरह के टॉपिक्स के बारे में, तरह तरह की शारीरिक तकलीफों जो पेट और लीवर के रिलेटेड है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर समीर पागडार, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो प्रोग्राम है लीवर और लीवर की तकलीफ, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, उसके बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीवर क्या है। तो बेसिकली लीवर को हम हिंदी में कलेजा बोलते हैं, जो लेमन लैंग्वेज अपनी सामान्य भाषा है उसमें हम लीवर को कलेजा बोलते हैं। लीवर कहाँ पे होता है? लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है, वो पेट के अंदर के हिस्से में होता है, जो पेट के ऊपर के भाग में दाहिने साइड पे होता है। लीवर के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, जिसको एक राइट लोब और लेफ्ट लोब बोलते हैं। राइट लोब है अराउंड 70% और लेफ्ट लोब है और अराउंड 30% लीवर का पार्ट कवर करता है। अब लीवर का काम क्या होता है शरीर में? दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं वो बेसिकली एक या दो फंक्शन करते हैं। जैसे आंखें हैं तो आंखों का काम देखना होता है, जैसे हार्ट है तो हार्ट का काम ब्लड का पंपिंग करना होता है, जैसे फेफड़े है तो फेफड़ों का काम शरीर में ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है। लेकिन लीवर के कोई एक दो नहीं, सैकड़ों काम होते हैं। जैसे कि लीवर है वो शरीर में जो हमारे पोषक तत्व है उनकी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना रहेगा, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कितना मेंटेन होगा, हमारे शरीर के अंदर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल है वो कितना रहेगा, शरीर में अलग अलग तरह के विटामिन है और मिनरल्स है उसकी मात्रा कितनी रहेंगी, ये सारी चीजें लीवर कंट्रोल करता है। इसके अलावा लीवर है वो पित्त भी बनाता है और ये पित्त खाना पचाने के काम आता है और तरह तरह के शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स है जैसे कि एमोनिया, ये सबको बाहर निकालने के काम भी आता है। इसके अलावा लीवर शरीर की इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है, इसलिए जिन लोगों का लीवर खराब होता है उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो इस तरह से लीवर काफी काम करता है और यही वजह है कि जिन लोगों का लीवर खराब होता है उनको एक या दो नहीं, काफी अलग अलग तरह के शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब लीवर की खराबी यानी कि सिरोसिस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये लीवर सिरोसिस क्या है? तो दोस्तों, हमारा जो लीवर है वो नॉर्मली एकदम स्मूथ सरफेस वाला और एकदम इलास्टिक जैसा अंग होता है, लेकिन लंबे टाइम से कोई चीज है जो लीवर को धीरे धीरे डैमेज करती है तो लीवर सिकुड़ जाता है। उसकी जो सतह होती है वो स्मूथ रहने की बजाय उबड़ खाबड़ या फिर गड्ढे और नोड्यूल्स वाली बन जाती है। इसी को हम सिरोसिस करते हैं। यानी कि सिरोसिस लीवर का एक परमानेंट टाइप का डैमेज है। ये सिरोसिस जब हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि सिरोसिस में से वापस लीवर को नॉर्मल बनाना अभी तक मुश्किल है। ये मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे सिरोटिक लीवर है वो नॉर्मल लीवर हो जाए। तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैद्य आपको ऐसा बोले कि ये दवाई लो, आपका लीवर 100% सिरोसिस में से नॉर्मल हो जाएगा, तो ये गलत बात है। या तो उनको पता नहीं है कि लीवर कैसा होता है, कैसे काम करता है, या फिर वो आपको बना रहे हैं। तो सिरोटिक लीवर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन सिरोसिस की वजह से जो भी शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको हम डेफिनेटली या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हो गई है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और लीवर को ये जो डैमेज हो गया है वो आगे ना बढ़े या फिर बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़े, ऐसी हम कोशिश दवाई से और हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने में, जैसे कि खाने पीने में चेंजेस करके हम कर सकते हैं। तो ये हो गया सिरोसिस।
अभी सिरोसिस के शारीरिक लक्षण क्या होंगे? पेशेंट सिरोसिस के होते हैं तो उनमें क्या क्या फिजिकल बीमारियां देखने को मिलती है? तो जनरली हम मेडिकल भाषा में सिरोसिस पेशेंट्स को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, ए स्टेज सिरोसिस, बी स्टेज और सी स्टेज सिरोसिस। तो जो ए स्टेज वाले पेशेंट्स होते हैं वो दिखने में हमारी और आपकी तरह नॉर्मल ही दिखते हैं, लेकिन जब भी उनको कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कोई बुखार के लिए जांच कर ली या फिर पेट दर्द के लिए जांच कर ली, तो उसमें खून के टेस्ट में या फिर अल्ट्रासाउंड में बताएगा कि भाई इनका लीवर खराब हो गया है, लेकिन उनको फिजिकली कोई खास सिम्टम्स दिखते नहीं है। हाँ, उनको थोड़ी सी वीकनेस या फिर अशक्ति, शारीरिक थकान, ये सब महसूस हो सकती है। जैसे जैसे ए स्टेज में से सिरोसिस बी स्टेज या सी स्टेज में प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस अलग दिखने लगता है और पेशेंट को कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ चालू हो जाती है। तो ये तकलीफ क्या क्या हो सकती है? पेशेंट के पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, उससे पेशेंट का पेट बड़ा होने लगता है, पैरों में सूजन आनी चालू हो जाती है, जॉन्डिस यानी कि पीली आंखें हो जाती है, पेशाब का कलर पीला आता है। कभी कभी सिरोसिस की वजह से ब्लड में टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी ब्रेन पे इफेक्ट हो सकती है। तो पेशेंट्स ज्यादा नींद में रहते हैं या फिर गहन में रहते हैं, दिन को ज्यादा सोते हैं, रात को कम सोते हैं, बुलाने पे वो ठीक से बात नहीं करते, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कोई कभी कभी वो आम बातें भी भूलने लगते हैं या एंड स्टेज में पेशेंट कोमेटोज भी हो सकते हैं। और तकलीफें जैसे कि खून की उल्टी होना या फिर लेट्रिन में काले कलर का शौच आना, ये सारी तकलीफें हो सकती है। सिरोसिस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो शरीर के बाकी अंगों को भी खराब कर सकता है, जैसे कि किडनी पे इफेक्ट होती है, पेशाब कम होने लगता है, हार्ट पे भी इफेक्ट हो सकती है, तो सांसें फूलनी चालू हो जाती है। तो सिरोसिस ऐसे कई तरह की शारीरिक तकलीफें कर सकता है, क्योंकि लीवर के एक नहीं सैकड़ों फंक्शन है, इसलिए ऐसी सारी काफी अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है। और सिरोसिस कुछ लंबे समय तक रहता है तो पेशेंट्स को लीवर का कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये हो गए सिरोसिस के शारीरिक लक्षण। अभी आगे बात करेंगे कि एक बार पेशेंट को सिरोसिस हो जाए तो फिर डॉक्टर आपको क्या क्या जांचे या फिर इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस सिरोसिस क्यों हुआ उसके लिए भी होते हैं और कौन से स्टेज में है, कितना लीवर को डैमेज है, ये जानने के लिए भी होते हैं। तो इसके लिए कुछ खून की जांचें हम बताते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन या एमआरआई जरूरत पड़े तो बताते हैं, या फिर कभी पेट में जो पानी भरा है उसमें इंफेक्शन या टीबी भी हो सकता है तो उसकी जांच के लिए पानी की तपास भी करवा देते हैं। कभी पेशेंट को फाइब्रोस्कैन यानी कि लीवर कितना स्टिफ हो गया है सिरोसिस की वजह से, ये लीवर का एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है, तो ये लीवर के फाइब्रोस्कैन की भी एडवाइस हम देते हैं। एंडोस्कोपी, सिरोसिस की वजह से आहार नली में और पेट में कभी कभी खून की नसें फूल जाती है, तो ये नसें कुछ हद के बाद ज्यादा बड़ी होती है तो ये नसें अंदर फटती है, तो ये खून की उल्टी होती है पेशेंट को, या फिर काले कलर का शौच होता है। तो एंडोस्कोपी यानी कि मुंह के जरिए हम एक दूरबीन पेट में उतारते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को अंदर खून की नसें फूली हुई है या नहीं। यदि ये नसें बहुत फूली हुई है तो उसमें हम इंजेक्शन करके या फिर वो नसों को रबर के बैंड से बांध के नसों को सुखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सिरोसिस का कारण जानने के लिए हम लीवर बायोप्सी भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो ये हो गई सिरोसिस के रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन या जांच हम करते हैं वो। अभी आता है सिरोसिस की सारवार कैसे करते हैं, कैसे सिरोसिस पेशेंट को हम मैनेज करते हैं। तो सिरोसिस को मैनेज करने के बेसिकली 3 पहलू होते हैं। पहला, सिरोसिस किस वजह से हुआ उसकी सारवार। दूसरा, सिरोसिस के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं पेशेंट्स को उसकी सारवार। और तीसरा, लीवर को बदलना यानी कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो सिरोसिस किस वजह से होता है,
सिरोसिस के काफी कारण हो सकते हैं जो लीवर को लंबे टाइम पे डैमेज करते हैं, जैसे कि लंबे समय से पेशेंट्स अल्कोहल या फिर दारू का सेवन करते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को हिपेटाइटिस वायरस, जैसे कि हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस सी वायरस, उनका इन्फेक्शन लगता है, तो उन लोगों में भी सिरोसिस हो सकता है। अभी फिलहाल जो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं वो है फैटी लिवर डिसीज, मतलब डायबिटिक पेशेंट जो लंबे समय से है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, उन लोगों में लीवर में बहुत ज्यादा फैट जमा होती है और ये फैट धीरे धीरे करके लीवर को डैमेज करके लीवर को परमानेंटली डैमेज यानी कि सिरोसिस कर सकती है। कभी कभी कोई जेनेटिक बीमारियां होती है जिसमें शरीर में कुछ तत्व जैसे कि कॉपर बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें हैं जो लीवर को खराब कर सकती है। तो जो भी पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से या फिर पेशेंट के लेबोरेटरी की जांच के हिसाब से जो भी कारण मिलता है, तो उस हिसाब से पहले ट्रीटमेंट चालू करते हैं ताकि वो लीवर को आगे डैमेज करना बंद कर दे। दूसरी चीज, जो लीवर खराब हुआ है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हुई है, उसको हम ट्रीट करते हैं, या फिर वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पेशेंट के पेट में पानी भरता है तो पेशेंट को बोलते हैं कि नमक कम खाओ। अभी सिरोसिस पेशेंट्स जो होते हैं उनको दिन में 5 ग्राम जितना ही सोल्ट लेना चाहिए। 5 ग्राम सोल्ट हम यूजुअली पेशेंट्स को ऐसे बताते हैं कि आपकी जो रसोई में जो खाना बनता है, जैसे कि रोटी सब्जी है, दाल चावल, उसमें जितना सोल्ट पड़ता है उतना ही लेना है। एक्स्ट्रा सोल्ट कुछ खाने में लेना नहीं है, जैसे कि आप सलाद के ऊपर या फिर छाछ में जो सोल्ट डालते हैं, या फिर आप अचार या पापड़ ऐसी जो खारी चीजें खाते हैं सोल्ट वाली, वैसी चीजें अवॉइड करनी है। जो रूटीन आपकी रसोई की प्रिपरेशन में सोल्ट पड़ता है वही लेना है। तो ये सोल्ट कम करने से बेसिकली पेशेंट को कुछ हद तक पेट के पानी में और पैरों की सूजन में भी राहत होती है। जरूरत पड़ती है तो पेशाब बढ़ाने की दवाई भी देते हैं ताकि ये पानी है वो पेशाब में निकल जाए। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग ना हो या फिर ब्लीडिंग चालू है तो उसको रोकने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। ऊपर से दूरबीन डाल के यदि वो नसें फूली हुई है या फिर उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें या फिर इंजेक्शन डाल के या फिर वो नसों को रबर के बैंड से बांध के हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। और एक बार ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए उसके बाद महीने में, 6 महीने में या फिर साल में जैसे जरूरत पड़ती है वैसे हम पेशेंट्स को एंडोस्कोपी रिपीट करवाते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ इंजेक्शंस और दवाई भी है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को बारी बारी जो गफलत हो जाती है जिसको एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। पेशेंट को याद नहीं रहता, सोते रहते हैं, ठीक से बात नहीं करते, तो उसके लिए बेसिकली शरीर में से टॉक्सिन्स जैसे कि एमोनिया वो बाहर निकल जाए, उसके रिलेटेड हम दवाई या फिर सिरप या फिर गोलियां देते हैं। चौथी कॉम्प्लिकेशन है वो कभी कभी पेशेंट को सिरोसिस की वजह से जो पेट में पानी भरता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेट में दर्द चालू हो जाता है, बुखार आता है, तो उसके लिए पेशेंट्स को एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। कभी कभी पेशेंट को किडनी खराब हो जाती है तो पेशाब बढ़ाने के लिए भी कुछ इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी हो गई सिरोसिस के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको मैनेज करने की या फिर वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसकी बात। तीसरा पहलू सिरोसिस की ट्रीटमेंट का है वो लीवर ट्रांसप्लांट है। जनरली जो ए स्टेज का सिरोसिस होता है उसमें पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं रहती क्योंकि उनका लीवर थोड़ा सा फंक्शनल होता है। लेकिन जैसे जैसे बी स्टेज या सी स्टेज में सिरोसिस आता है वैसे ही हम पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट यानी कि लीवर को बदलने की हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि इन लोगों में ऐसा देखा गया है कि डेथ का रिस्क, मृत्यु का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये लीवर के साथ, सिरोटिक लीवर के साथ अभी उनकी लाइफ आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो लीवर ट्रांसप्लांट ही उनके लिए बेटर ऑप्शन रहता है। या फिर कभी भी लीवर में कैंसर हो गया है तो उन लोगों को भी लीवर ट्रांसप्लांट की एडवाइस देते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर में हम मैनेजमेंट में देखते हैं। अभी कभी कभी पेशेंट्स या फिर उनके रिलेटिव हमारी ओपीडी में आते या फिर एडमिट होते तो ये भी पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब पेशेंट्स कितना जिएंगे, कितने साल तक जिएंगे, क्या क्या तकलीफें होती है।
तो सेम चीज है, प्रोग्नोसिस भी सिरोसिस के स्टेज वाइज होती है। जो ए स्टेज के सिरोसिस है वो तकरीबन 10 से 12 साल दवाइयों से ही काम चला सकते हैं, लेकिन बी स्टेज जैसे आता है वैसे उनका लाइफ स्पान है वो कम हो जाता है। जैसे पेशेंट को बी स्टेज का सिरोसिस होता है वो 2 से 3 साल तक जी सकते हैं, और सी स्टेज के सिरोसिस में कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने तक उनका लाइफ स्पान होता है। इसीलिए बी स्टेज या सी स्टेज के सिरोसिस में हम लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं। दोस्तों, लीवर ट्रांसप्लांट है वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है। जो अच्छे ट्रांसप्लांट सेंटर है इंडिया में वो लगभग 90 to 95% जितना आपको सक्सेस रेट बोलते हैं। तो आज के लिए ये मेरी तरफ से इतना लीवर के रिलेटेड एजुकेशन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।